मुग़लों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पिछले 7 वीडियोज़ से आपको मुग़लों की राजनीति के बारे में समझा रहे थे कि मुग़ल जो बादशाह किस तरीके से भारत में आए। सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगज़ेब के बाद बताया कि स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई और वहीं से मुग़लों का टूटना शुरू हो गया। और औरंगज़ेब के बाद जो पिछला वीडियो था, वीडियो नंबर 7 जो मुग़लों का था, उसमें बताया था किस तरीके से उसके बाद मुग़ल बादशाह जो उत्तर बदली मुग़ल शासक थे कितने कमज़ोर थे और उन्हीं की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के क्षेत्रीय शक्तियाँ भारी पड़ती हैं और मुग़लों का पतन हो जाता है। लेकिन मुग़ल जो थे भारत में लगभग 150 सालों तक इन मुग़लों ने शासन किया। इन 150 सालों में इनका जो शासन प्रशासन था उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं थीं, आज उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो मुग़लों के प्रशासन और सभ्यता संस्कृति के बारे में हल्का सा ओवरव्यू हम लोग लिया जाएगा। मुग़ल जो प्रशासन था, मुग़ल प्रशासन के केंद्र में हमेशा से, भारत में केंद्र में हमेशा से कौन रहा था? बादशाह। बादशाही सत्ता का केंद्र था और बादशाह के इर्द गिर्द सारी शक्तियाँ, सारी व्यवस्थाएं घूमती थीं। बादशाह ही पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि होता था, इसके ऊपर कोई और सत्ता धरती पर नहीं थी। जैसा कि हम लोग सल्तनत में देखते हैं कि जो सुल्तान होते थे, सुल्तान के ऊपर खलीफा होता था और तब खलीफा के बाद खुदा होता था। यानी सुल्तान के बाद खलीफा, खलीफा के अंडर में सुल्तान होते थे। जबकि मुग़लों ने इस परंपरा को बंद कर दिया। वो खुद को खलीफा के अंडर में रखने के बजाय खुद को खलीफा के बिल्कुल बराबर खड़ा कर दिया। मुग़लों का जो राजत्व का सिद्धांत है, इसके बारे में अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में बहुत विस्तार से बताया है कि बिल्कुल एक तरीके से ईश्वर का ही ऑरा दिखाई देता है। जैसे बाद के समय में जब शाहजहां की जब पेंटिंग वगैरह बनी तो उसकी पेंटिंग में उसके पीछे से जैसे नहीं ऑरा निकलता है, बिल्कुल सूर्य भगवान की तरह पीछे लाइट जलती रहती है, तो वैसे उसके भी ऑरा निकलते हुए दिखाई देता है। यानी इसके अंदर देवत्व की भावना जो दिखाई पड़ती है कि बादशाह ने जो कह दिया समझ लीजिए खुदा का आदेश है, बादशाह ने जो कह दिया वो कानून हो गया। तो इसीलिए बादशाहों के हिसाब से पूरा सिस्टम चलता था। हालांकि इनकी अपनी जो केंद्रीय प्रशासन होता था, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, तो उस केंद्रीय प्रशासन में जैसे आज होता है कैबिनेट मंत्रिपरिषद होती है, तो वैसे उस समय भी एक केंद्रीय प्रशासन में जो मंत्रिपरिषद टाइप का होता था उसको विजारत कहा जाता था। तो ये जो विजारत होती थी, विजारत का मतलब जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मंत्री टाइप के, वो व्यवस्था होती थी। तो ये विजारत वाली व्यवस्था ये जो अरबी फारसी का एक मिक्सचर और भारत की भी कुछ चीज़ें ली गई थी। यानी एक मिली जुली कल्चर, एक मिली जुली सभ्यता संस्कृति से, जिसमें अरबी फारसी और भारतीय संस्कृतियाँ तीनों को मिल के एकदम बिल्कुल कंट्रोल था। ऐसा नहीं था कि ये लोग मिल के बादशाह के ऊपर नियंत्रण करते थे या बादशाह का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। बिल्कुल बराबरी की स्थिति मानी जाती है। अब इस विजारत में जो सबसे मेन होता था कि जैसे बादशाह के बाद जस्ट नेक्स्ट का जो पद होता था वो पद होता था वज़ीर का। वज़ीर मतलब समझिए कि जैसे आज का प्राइम मिनिस्टर है वैसे उस समय का वज़ीर होता था। तो वज़ीर एक तरीके से मुख्य पद में होता था। इसी वज़ीर का नाम अलग अलग बादशाहों के समय में बदलता चला गया कि जैसे पहले वज़ीर होता था, अकबर के काल तक इस वज़ीर को वकील कर दिया गया था। ठीक है, तो जो वज़ीर जो वकील आप कह लीजिए, ये वही प्रधानमंत्री का काल के प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट होता है। जैसे अकबर था तो अकबर का वकील था बैरम खां, तो सबसे बड़ा पद वही रखता था। ठीक, चलिए इसके बाद में फिर वकीलों का पद भी जो था वो कमज़ोर हुआ। फिर बाद में उसका स्थान दीवानों ले लिया। तो जो दीवान होते थे वो भी लगभग इसी के इक्विवेलेंट होते थे। यानी पहले जो था जैसे बाबर था, हुमायूं था, तो उसके समय तक वज़ीर हुआ करते थे। अकबर के बाद से फिर वकील होने लगे और फिर बाद में दीवान होते थे। तो ये वज़ीर या वकील या दीवान लगभग एक ही पद होता था। बस अलग अलग बादशाहों के समय में इसका नाम बस चेंज होता चला गया। इन्हीं में कुछ तो ऐसे भी, हालांकि बादशाहों की छवि के आगे इन दीवानों या वकीलों या वज़ीरों की छवि उतनी नहीं होती थी, लेकिन एक दो वज़ीर या दीवान ऐसे थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया और अपने छाप छोड़ी। इनमें सबसे लंबे समय तक जो दीवान के पद पर रहा था वो था असद खां। सोचिए, जो असद खां था ये औरंगज़ेब के समय में था। इस असद खान ने पूरे 31 साल तक 31 ईयर्स 31 साल तक ये दीवान के पद पर रहा था। तो मुग़लों के समय की सबसे बड़ा जो सबसे लंबे समय तक अगर कहा जाए जो दीवान रहा वो असद खां था। ठीक, चलिए अब इसके बाद ये जो इनका जो केंद्रीय प्रशासन होता था इसमें अलग अलग कई सारे अफसर होते थे, अलग अलग कई सारे अधिकारी होते थे, जिनमें
जो मुख्य अधिकारी होते थे, जैसे जो दीवाने तन होता था, तो जो दीवाने तन होता था ये क्या करता था, जागीरों और वेतन को बांटने का काम करता था कि किसको कौन सी जागीर दी जाएगी, तो उसका डिसाइड जो था, निर्धारण, वो दीवाने तन करता था। इसके बाद मीर आतिश होता था। मीर आतिश जो उस समय मुगलों की एक प्रमुख विशेषता होती थी, जो इनका सैनिक तोपखाना होता था उसका प्रमुख होता था मीर आतिश। फिर मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी जो होता था वो एक तरीके से जैसे सैन्य कमांडर जो होता था, एक तरीके से सेना की देख रेख, उनकी सैलरी, उनका मेंटेनेंस, सारी व्यवस्था करना होता था। ध्यान रखेंगे, मीर बख्शी सेना का मेंटेनेंस करता था, सेनापति नहीं होता था। मुगलों के समय में एक बड़ी अजीब व्यवस्था थी कि मुगलों ने कभी भी कोई कमांडर इन चीफ नहीं रखा, प्रधान सेनापति। अलग अलग सैनिक अभियानों पर ये लोग अलग अलग योद्धाओं को भेजते थे। जैसे अकबर के बारे में आपने सुना होगा, किसी अभियान पर उसने अपने बेटे को भेजा तो कहीं अबुल फजल को भेजा, तो कहीं बीरबल को भेजा, कहीं मान सिंह को भेजा, कहीं तोररमल को भेजा, कहीं आसफ खां को भेजा, कहीं खुद ही चला गया। तो कोई एक परमानेंट कमांडर इन चीफ ये लोग नहीं रखते थे। तो ये जो मीर बख्शी होता था वो एक तरीके से जैसे हमारा आज का रक्षा मंत्री होता है, तो रक्षा मंत्री खुद तो लड़ाई पर जाता नहीं, बस सारा सिस्टम वो देखता है, व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। तो उसी तरीके से रक्षा मंत्री टाइप से था, वो लड़ता नहीं था। ठीक, चलिए। फिर दरोगा डाक चौकी होता था। तो जो डाक चौकियाँ होती थी, जो एक से दूसरे जगह संदेशे जाते थे, उनका नियंत्रण करता था। और जो गुप्तचर वगैरह होते थे, तो गुप्तचरों के ऊपर भी कंट्रोल भी यही करता था। मीर बहर होता था। तो जो मीर बहर या मीर बहर होता था वो इनकी जो नौसेना होती थी, जो नेवी, हालांकि मुगलों की नौसेना बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत कमज़ोर स्थिति में थी, फिर भी नेवी जो थोड़े बहुत कुछ नामे थे तो उसकी देखरेख मीर बहर करता था। और ख़ास तौर पर जो शाही नौकाएँ होती थी, जो शाही नाव होती थी, जो बादशाहों की ज़रूरतों के लिए जो दुनिया भर के देशों से सामान मंगाए जाते थे, उसकी देखरेख मीर बहर करता था। फिर ये दीवाने बयूतात होता था, ये भी सेंट्रल का एक प्रमुख मंत्री होता था। वाक़िया नवीस होता था, वो सारी बातों को लिखता था, जो भी जो चीज़ें होती थी उन खबरों को लिखना, जैसे आज खबर पत्रकार होते हैं तो वैसे सारी खबरों को लिखता था। खुफिया नवीस होता था। तो खुफिया नवीस से जो गुप्त संदेशे होते थे, गुप्त संदेशे मतलब जो बहुत सीक्रेट हो, किसी को बताया जाने वाला ना हो, तो गुप्त संदेशों को खुफिया नवीस लिखवाता था बादशाह से। बादशाह खुफिया नवीस से वो संदेशे लिखवाता था। फिर मुशरिफ होता था। तो जो मुशरिफ होता था, ये मुशरिफ का जो मेन फंक्शन होता था कि जो सारी राज्य की आय व्यय होती थी, इनकम एक्सपेंडिचर होती थी, तो राज्य की सारी आय व्यय का लेखा जोखा मुशरिफ तैयार करता था। ठीक, जो अकाउंटेंट टाइप से होता था। मुस्तौफ़ी होता था। तो मुस्तौफ़ी उन लेखों की जांच पड़ताल करता था, जैसे आज के समय में ऑडिटर होते हैं, कैग होते हैं, तो उसी तरीके से मुस्तौफ़ी होता था। मुहत्सिब होते थे। मुहत्सिबों की नियुक्ति औरंगजेब ने करनी शुरू कर दी। धार्मिक कार्यों के जो धार्मिक मामले होते थे, तो प्रजा के ऊपर धार्मिक नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से, के टारगेट से मुहत्सिबों की नियुक्ति औरंगजेब ने की थी। और इन्हीं मुहत्सिबों के माध्यम से जो मंदिर तोड़े जाने का कार्यक्रम था, मंदिर भी तोड़ना इन सबों के लिए एक कार्यक्रम ही था, तो उस मंदिर तोड़े जाने का जो काम था वो इन्हीं के मुहत्सिबों के हाथ सौंपा गया था। ठीक, चलिए। बाकी जो आमिल होते थे, तो आमिल जो होते थे राजस्व से जुड़े हुए, रेवेन्यू से जुड़े हुए अधिकारी होते थे। अकबर ने क्या किया था कि हर परगने, ऐसे जो बड़े परगने होते थे जिनसे रेवेन्यू अच्छी आती हो, जिनसे 1 करोड़ दाम सिक्का होता था इनका कॉइन, जिनके रेवेन्यू 1 करोड़ दाम से ज़्यादा रेवेन्यू आती थी, तो वहाँ पर आमिल नियुक्त किए जाते थे। इन्हीं ये रेवेन्यू से जुड़े अफसर होते थे, इन्हीं आमिलों को सामान्य भाषा में करोड़ी कहा जाता था। ठीक है, तो करोड़ी मतलब जहाँ 1 करोड़ दाम बहुत छोटी इनकी करेंसी होती थी, तो जहाँ जिस परगने से 1 करोड़ दाम से ज़्यादा की आमदनी होती थी वहाँ आमिल या करोड़ी नियुक्त किए जाते थे। ठीक, चलिए। इसके अलावा ये विदिक्ची होते थे, जो गुप्त संदेशों को इधर उधर लेके जाते आते थे। क्लियर, चलिए। इसके बाद ये जो मुगलों का जो केंद्रीय प्रशासन था, यानी जो मुग़ल साम्राज्य था, इस मुग़ल साम्राज्य का जो बंटवारा किया गया, जो डिवीज़न किया गया, तो इस साम्राज्य का जो बंटवारा किया गया था वो सूबों में किया गया था। जैसे आज हमारे राज्य होते हैं, जैसे भारत है, भारत में 28 राज्य हैं, तो वैसे यहाँ पर राज्यों का बंटवारा जैसे आज का स्टेट है, तो इस तरीके से इसका स्टेट का बंटवारा किया गया था सूबों में। इसको सूबा कहा जाता था। ठीक, और सूबे का जो हेड होता था उसको सूबेदार कहते थे। इस सूबों की संख्या अकबर के समय में जब इसने सूबे बांटे थे तो 12 थे, बाद में बढ़ते बढ़ते 15 हो चुके थे। सबसे ज़्यादा जो सूबे माने जाते हैं वो औरंगजेब के समय थे। औरंगजेब के समय तक सूबों की संख्या बढ़ के 21 तक पहुँच चुकी थी, 21।
तो सबसे ज़्यादा सूबे यानी राज्य किसके अंडर में थे? औरंगजेब के समय में थे। कितने सूबे हुआ करते थे? 21 सूबे होते थे और इन सूबों का जो हेड होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। तो बड़े बड़े सूबेदार होते थे जिनको सूबा मिलता था। ठीक, तो सूबा का मतलब आज का जैसे राज्य हुआ। फिर सूबे का जो बंटवारा, जैसे आज राज्य का बंटवारा हम लोग करते हैं तो राज्य के नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो उसी तरीके से जो सूबा होता है तो सूबों का बंटवारा ही सरकारों में करते थे। तो जैसे आज की जिला है तो उसको उस समय क्या कहते थे? सरकार कहते थे। सरकार मतलब क्या? जिला। और इस सरकार का जो मेन, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डीएम होता है, वैसे यहाँ पर फौजदार होता था। तो जो फौजदार होता था वो जिले का एक तरीके से मुखिया होता था, जिले का सारा मालिक, सारे देख रेख वही करता था। ठीक, फिर जैसे डिस्ट्रिक्ट के नीचे फिर ब्लॉक्स बटे होते हैं, ब्लॉक्स या तहसीलें होती हैं, तो वैसे इनका जो बंटवारा होता था उसको कहा जाता था परगना। यानी जिलों को किस में बांटा जाता था? परगनों में बांटा जाता था। परगना यानी से महल टाइप से होता है, कई सारे गांव का जो समूह होता है, और इसी का जो हेड होता था उसको शिकदार बोलते थे। शिकदार डिस्ट्रिक्ट में पूरी व्यवस्था देखता था और जिले का जो रेवेन्यू सिस्टम होता था, यानी जो राजस्व होता था, वो आमिल के हिस्से सौंप दी जाती थी। आमिल ही उसका सारा हिसाब किताब देखता था। ठीक, चलिए, इसके बाद फिर परगनों के बाद फिर जैसे आज हमारा क्या है? गांव है, वैसे उस समय गांव हुआ करते थे या ग्राम होते थे, विलेज। ठीक, तो ये जो गांव होते थे इसमें मुकद्दम, चौधरी, ये सब यहाँ के लोकल ऑफिसर होते थे। खुद मुकद्दम चौधरी, तो ये जो खुद मुकद्दम चौधरी होते थे, ये समझिए गांव के प्रधान होते थे, खुद होते थे, जिनकी अपनी ज़मीनें होती थी। चौधरी जैसे मुखिया होते थे। तो ये एक सिंपल सा बंटवारा इन्होंने किया था। इस बंटवारे में शाहजहां ने एक चीज़ ऐड की थी कि जिले और परगनों के बीच में एक और यूनिट उसने बनाई थी, चकला। तो जो चकला होता था, ये ग्रुप ऑफ परगना, जो परगना होते थे, तो कुछ परगने मिलके, यानी थोड़े से 4-6 परगनों को मिला दिया जाए, जैसे आज मंडल होता है वैसे, तो वैसे कुछ परगनों को मिला के इसने क्या बनाया था? चकला। तो जो चकला होता था वो उस समय का एक प्रशासनिक बंटवारा था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनका डिवीज़न होता था। और ये डिवीज़न किसने किया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने ये चकले वाली व्यवस्था बनाई थी। तो चकला जो होता था वो सरकार के नीचे होता था और परगनों से ऊपर होता था। ठीक, चलिए, तो ये इनके जो प्रशासनिक बंटवारे होते थे, ये प्रशासनिक बंटवारा किया। हालांकि प्रशासनिक बंटवारा इन्होंने किया, लेकिन इनकी जो व्यवस्था थी, इनका जो पूरा सिस्टम था, वो भी सल्तनत में, जैसे आपको बताया था कि पूरी तरीके से सैनिक शासन था, मिलिट्री रूल। तो वैसे यहाँ पर भी मुग़लों के समय में भी पूरी व्यवस्था जो मुग़लों की थी वो एक प्रकार का सैनिक शासन, सैनिक प्रशासन के तरीके से इसको देखा जा सकता है। सैनिक प्रशासन से देखा जाने का मतलब है कि इनकी जो मुख्य व्यवस्था होती थी, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती थी, सारी व्यवस्थाओं को जो नियंत्रित करने की कोशिश की जाती थी, उस व्यवस्था को कहा जाता था मनसबदारी। तो मनसबदारी सिस्टम मुग़लों की सबसे मुख्य व्यवस्था मानी जाती है। अब इस मनसबदारी सिस्टम में जो मुग़लों ने इंट्रोड्यूस किया, ये मनसबदारी व्यवस्था भी जो कॉपी की गई थी, ये मंगोलों से कॉपी की गई थी। ठीक, और मंगोलों ने ही, जैसे बताया कि भारत में जो है दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुग़ल हो, इन लोगों ने ज़्यादातर जो रेवेन्यू सिस्टम हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, ज़्यादातर चीज़ें मंगोलों से कॉपी की गई थी। तो वही जो इनकी मनसबदारी व्यवस्था जो अकबर ने अपने शासनकाल में, माना जाता है कि अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। जो मनसब का जो सिस्टम था, मनसबदारी, तो ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं थी। मनसब जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया, ये पुरानी मंगोलों वाली व्यवस्था थी जो चलती थी, उसी को, जैसे पहले चंगेज खां थे, तैमूर थे, उन सबों ने लागू किया, बस उसी को थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया। इसमें जो इनके अफसर होते थे, अधिकारी होते थे, उनके अलग अलग, जैसे एक तरीके से स्टेटस होता है, सीरीज पूरी बनती है, जैसे बोलते हैं ना, इतने पे ग्रुप का, इतने पे बैंड का है तो 1400 पे बैंड का है तो 664 है तो 9300 है तो 5400 पे बैंड है। तो उसी तरीके से पे बैंड के हिसाब से उसने अलग अलग स्टेटस डिवाइड किया था। हालांकि
अकबर ने 66 श्रेणियां विभाजित की थी मनसबदारों की, लेकिन अबुल फजल ने आईने अकबरी में केवल 33 का ही उल्लेख किया है। तो इसमें क्या होता था कि जो मनसब दिए जाते थे, मनसब यानी जो स्टेटस मिलता था, वो सरदारों को 10 से 10,000 के बीच में दिया जाता था। यानी मनसब की लिमिट कितनी होती थी? 10 से 10,000। कहीं कहीं पर जैसे कई बार हुआ ऐसा कि 10,000 से ज़्यादा का भी मनसब प्रदान किया गया। तो जो 10,000 से ज़्यादा का मनसब वो बहुत बाद में, जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो उसके बाद में फिर 10,000 से ज़्यादा का मनसब दिया गया। नहीं तो जनरली जो मनसबदारी जब बनाई गई थी तो 10 से 10,000 के बीच में ही मनसब दिए जाते थे। तो जो सबसे छोटा स्टेटस होता था, सबसे छोटा स्टेटस का मतलब जब ऐसा मनसब हो जिसको 10 से 500 के बीच का मनसब अगर दिया जाए किसी व्यक्ति को, तो जब 10 से 500 के बीच में किसी व्यक्ति को मनसब दिया जाता था तो उस अधिकारी को कहा जाता था मनसबदार। ठीक है, मनसबदार यानी कितने से कितने? 10 से 500। इससे अधिक जो होते थे, यानी 500 से अधिक, 500 से अधिक और 2500 से कम, तो उसको कहा जाता था अमीर। यानी 10 से 500 तक, 500 के नीचे तक मनसबदार होते थे और 500 से 2500 के बीच में अमीर होते थे। अमीरों के ऊपर यानी जो 2500 से ज़्यादा होते थे उन्हें अमीर उमरा या अमीर उम्दा कहते थे, जिनकी मनसब 2500 से ज़्यादा होती थी। अमीर उमरा या कहीं कहीं उम्दा लिखा हुआ मिलता है, अमीर उम्दा। तो जो अमीर उम्दा होता था वो 2500 से ज़्यादा का मनसबदार होता था। तो और इससे बड़े जो पद होते थे, यानी जब 2500 से ऊपर जो 4,000 5,000 वाले जो मनसब होते थे, वो सब बहुत खास का मतलब जैसे बादशाह अपने शहजादों को दिया या अकबर ने मान सिंह को दिया या भगवान दास को दिया, जो सबसे करीबी लोग होते थे। कि शिवाजी के बेटे संभाजी थे तो उनको 5,000 का मनसब दिया। तो जो राजा महाराजा टाइप के लोग होते थे या रॉयल फैमिली के होते थे, शाही परिवार के होते थे, उनके ऊपर 2500 वालों को दिया जाता था। बाकी ज़्यादातर जो अफसर जो थे, उनके अधिकारी वर्ग थे, ये 2500 तक के खुश थे, उसके ऊपर ये लोग नहीं जाते थे ज़्यादा। ठीक, चलिए। हालांकि इनकी जो सबसे ऊंची सैनिक उपाधि होती थी खाने जमा या खाने खाना कहा जाता था। जैसे आपने सुना होगा अब्दुल रहीम खाने खाना, तो वो भी एक तरीके से मिलिट्री टाइटल होती थी। तो इसमें क्या होता था कि इस मनसब वाले व्यवस्था में अलग अलग स्टेटस दिया जाता था और जितने का मनसब होता था तो इसमें 2 व्यवस्थाएं होती थी। एक व्यवस्था होती थी जात की और दूसरी व्यवस्था होती थी सवार की। कि जात का मतलब ये स्टेटस हो गया, इसकी श्रेणी हो गई, और सवार का मतलब उतने सवार उसको रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी को 1,000 की मनसब और 1,000 का सवार दिया, यानी उसको 1,000 की जात मिलेगी और उसके अंडर में 1,000 घोड़े उसको रखने होंगे। 1,000 घोड़े उसको दे दिए जाएंगे और उसको पर हर जो उनका जो कैवेलियर होगा, जो घुड़सवार होगा, हर घुड़सवार के हिसाब से उसको सैलरी दी जाएगी। सैलरी का मतलब ऐसा नहीं कि उसको 1,000 सैलरी मिलती, इसमें मल्टीप्लायर में इनकी सैलरी मिलती थी। कि जैसे मान लीजिए कि एक घुड़सवार है तो अकबर के समय एक घुड़सवार का जो रेट रखा गया था 240 रुपया रखा गया था, यानी 240 रुपया महीना एक घुड़सवार को मिलेगा। यानी जिसकी 1,000 की मनसब है उसको समझ लीजिए कि कितना मिलेगा, 24,000। ठीक है, तो उसको 24,000 रुपया, सॉरी 2,40,000 रुपया हर महीने उसको सैलरी दी जाएगी। बाद में हालांकि ये बहुत महंगा पड़ा तो बाद में मुगल बादशाहों ने इसको 240 से घटा के 200 कर दिया कि हर घुड़सवार के हिसाब से उस मनसबदार को प्रति सवार 200 रुपया दे दिया जाता था। हालांकि जितनी जात होगी उतने का सवार होगा, ऐसा बहुत कम होता था। जो बहुत खास बड़े बड़े मनसबदार होते थे उनके लिए होता था। ज़्यादातर होता था कि 1,000 की जात दी, 500 का सवार दिया, 300 का सवार दिया। सवार कम देते थे क्योंकि जितने सवार देंगे उसके 200 गुणा में उनको सैलरी देनी पड़ती थी। तो सैलरी इनकी इससे ज़्यादा होती थी, यानी 1,000 वाले की सैलरी ज़्यादा होगी। ठीक, चलिए। तो इसी के हिसाब से ये मनसब बांटा जाता था और इससे क्या होता था कि मुग़ल बादशाहों को हमेशा अपनी सेना को ट्रेंड नहीं करना होता। ये मनसबदारों को घुड़सवार दे दिया जाता है। जो घोड़े होते थे, घोड़ों पर 2 मोहर लगती थी। एक मोहर बादशाह की होती थी, अपने मोहर लगवाता था, और दूसरी मोहर होती थी मनसबदार की। पता चला कि घोड़े ना अदल बदल कर लें कि अगर एक ही मोहर हो, पता चला वही मनसबदार दूसरे को दे दिया, दूसरा तीसरे को दे दिया, वही घोड़ा बार बार आ रहा, तो दिक्कत हो जाती। तो 2 मोहर लगती थी, एक मनसबदार की और एक बादशाह की, ताकि घोड़ों की पहचान बिल्कुल सुनिश्चित हो सके। ठीक,
और जनरली इनके जो घुड़सवार होते थे तो हर सवारों पर इन मनसबदारों को घोड़ों की संख्या डबल रखनी होती थी। जैसे अगर 1000 सवार है तो 1000 घुड़सवार तो सिपाही होंगे, उस 1000 सवार को कम से कम 2000 घोड़े रखने होंगे, क्योंकि कई बार होता था कि लंबे सैनिक अभियानों पर घोड़ों की ही वजह से ट्रेवल इनका होता था। तो लंबे सैनिक अभियानों पर जाते जाते घोड़े थक जाते थे तो फिर घोड़ों को चेंज करना पड़ता था। कई बार होता था कि लड़ाइयों में घोड़े घायल हो गए, फिर दूसरे घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी, तो घोड़े ये ज़्यादा रखते थे। ठीक, चलिए, तो जितने सवार होंगे उसके दुगुना वो लोग घोड़े रखते थे। अब इसी में जहांगीर ने 2 अस्पा और सी अस्पा का कॉन्सेप्ट दिया। तो जो 2 अस्पा और सी अस्पा का मतलब था 2 अस्पा और सी अस्पा। तो 2 अस्पा और सी अस्पा ने क्या किया कि जितने का जात होगा उसके दुगुना का सवार, यानी अगर किसी की 1000 की जात है तो 2 अस्पा अगर वो सरदार है तो उसको सवार कितने रखने पड़ेंगे, 2000 सवार रखने पड़ेंगे और 4000 घोड़े हो जाएंगे। और वही सी अस्पा है तो उसको 3000 घुड़सवार रखने पड़ेंगे और 6000 घोड़े रखने पड़ेंगे। तो यानी जितनी जात है उसके दुगुना सवार वो 2 अस्पा और उसके तिगुना सवार को सी अस्पा बोला जाता था। तो ये इनकी मनसबदारी व्यवस्था में इन्होंने सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जो बहुत बड़े पैमाने पर मुगलों के समय में चलती रही थी। ठीक, चलिए, मुगलों के समय में एक और बड़ी खास बात थी कि इन्होंने मुद्रा व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, करेंसी पर भी ध्यान दिया गया। हालांकि भारत में इसकी स्थायी रूप से जो शुरुआत थी वो अकबर ने शुरू की थी, लेकिन बाबर ने भी काबुल में वो सिक्के चलाए थे। जैसे उसने एक सिक्का चलाया था बाबरी, वो कंधार में चलाया था। काबुल में उसने शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। भारत में जो सिक्के स्पेशली जो चले, जो बहुत लंबे समय तक भारत में प्रचलित रहे, वो अकबर ने चलाना शुरू किया था। अकबर ने जो सबसे पॉपुलर सिक्का भारत में इशू किया, जो सबसे पॉपुलर सिक्का जारी किया, और उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। इसकी जो सबसे पॉपुलर करेंसी रही मुहर। मुहर को अकबर ने सबसे ज़्यादा चलाने की कोशिश की। ये सोने का सिक्का होता था, गोल्डन कॉइन होता था, ये सोने का होता था। और मुहर की जो कीमत होती थी ये 9 रुपये के बराबर होता था। चांदी वाला रुपया होता था, उसके 9 रुपये के बराबर एक मुहर होती थी। इसी को ज़्यादातर लेन देन में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अकबर को सिक्के का इतना शौक था कि उसने जो सबसे बड़ा 101 तोले का इसने एक सिक्का जारी किया था, शंशब। ये भी सोने का सिक्का था, 101 तोले का। शंशब जो था सबसे बड़ा सिक्का माना जाता है मुगल काल का। ठीक, इसके अलावा एक और उसने सोने का सिक्का जारी किया जिसको इलाही कहा जाता है। तो शंशब हो, चाहे मुहर हो, चाहे इलाही हो, ये सब अकबर ने जारी किए। और ये कैसे सिक्के थे? सोने के। इसने एक चांदी का चौकोर स्क्वायर शेप में भी एक कॉइन जारी किया था जिसको कहा जाता है जलाली। तो जलाली भी सिक्का किसका था? अकबर का था। और एक ऐसा सिक्का था, चांदी का था, सिल्वर कॉइन। और एक ऐसा था, चौकोर था। जनरली सिक्के गोल होते हैं, लेकिन इसने चौकोर सिक्के चलाए थे। और बहुत निचले स्तर पर लेन देन करने के लिए दाम होते थे, दाम चांदी के होते थे। तो 1 रुपये माना जाता था कि 40 दाम होते थे। और सबसे जो छोटा होता था वो जीतल होता था। जीतल सबसे छोटे सिक्के होते थे, तो वो दाम का भी कई रेशियो में नीचे चला जाता था। ठीक है, तो दाम वगैरह चांदी तांबे के सब सस्ते वाले सिक्के होते थे। महंगे बड़े बड़े सिक्के ये होते थे, और सबसे महंगा जो था वो शंशब, सबसे बड़ा सिक्का था। ठीक, चलिए, बाकी जहांगीर ने भी एक सिक्का चलाया था जिसको निसार कहा गया। और जो शाहजहां ने एक सिक्का चलाया, आना जो सिस्टम था, जो 16 आना वाला सिस्टम लोग देखने में कि रुपये में 16 आने, 8 आने, 4 आने, तो आना सिस्टम शाहजहां ने चलाया था। और ये आना इतना पॉपुलर हुआ कि अंग्रेज़ों के समय तक चलता रहा। और स्वतंत्रता के बाद 1955-56 तक भारत में आना चलता है। पहले बोलते ना 16 आना। तो आना वाला जो सिक्का था ये किसने चलाया था? शाहजहां ने चलाया था। ठीक, चलिए, मुगलों में जो इनका जो सिक्कों के अलावा जो 1-2 और बड़ी खास चीज़ें रहीं जो भारत में बहुत ही प्रसिद्ध रहीं, कि मुगलों का जो स्थापत्य था, आर्ट यानी कला और स्थापत्य, ये मुगल कला, स्थापत्य और साहित्य, इस पर सबसे ज़्यादा चर्चा मिलती है।
मुगलों ने भारत में बड़ी बड़ी इमारतें बनवानी शुरू कर दी और इमारतों में संगमरमर का प्रयोग, बाद में फिर इसमें पिथाडुरा शैली आने लगी जिसमें संगमरमर में हीरे मोती जो कीमती जो नगीने होते थे उसको जड़ा जाने लगा। तो ये जो इमारतें बनवाई गई वो शान शौकत और दिखावे के लिए थे, एक शो ऑफ का जो होता है व्यवस्था, तो ये दिखावा वाला काम जो था वो भारत में मुगलों ने स्टार्ट किया। मुग़ल स्थापत्य की शुरुआत भी बाबर से ही मानी जा सकती है कि बाबर ने भारत में मुग़ल स्थापत्य की शुरुआत की और इसने आगरे में एक बगीचा लगवाया था, बिल्कुल चौकोर एकदम ज्योमेट्रिकल शेप में बनवाया था जिसको नूर अफगान बोलते हैं। तो इसने आगरे में बाबर ने बनवाया था। इसके अलावा जामी मस्जिद संभल में ये भी माना जाता है कि बाबर ने इसकी स्थापना की। और पानीपत की लड़ाई के बाद इसने छोटी सी मस्जिद बनवाई थी पानीपत के पास जिसको कहा जाता है काबुली बाग मस्जिद। तो काबुली बाग मस्जिद, जामी मस्जिद और नूर अफगान जो थे जो आगरा की है, ये बाबर की इमारतें हैं। एक जो बड़ी विवादित अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद हुई जिसको 6 दिसंबर 1992 को ढाया गया, उसका नाम भी बाबर के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन केवल नाम ही की बाबरी मस्जिद है। बाबर ने कभी देखा या सुना भी नहीं होगा कि उसके नाम पर कोई मस्जिद भी बनी। वो उसका एक सिपह सालार था मीर बाकी ने उस बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में कराया। बाद में राजनीतिक कारणों से बड़ी चर्चा में रही। कहीं भी इसके बाबरी मस्जिद का बहुत कोई खास उल्लेख नहीं मिलता, न इतनी बड़ी, न इतनी खूबसूरत, न इतनी बढ़िया बनाई गई थी कि जिसका उल्लेख हो। तो बाद में राजनीति हुई जिसकी वजह से चर्चित हुआ, नहीं तो मुग़ल काल में इसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं थी। बस उसके एक सिपह सालार ने बनाया था और उसका नाम जड़वा दिया कि बाबरी मस्जिद हो गई। बाबर ने नहीं बनवाया था उसको। ठीक, चलिए। बाबर के बाद हुमायूं का जो शासनकाल था तो उसने 1533 में अपने लिए दीन पनाह की स्थापना करवाई, जो दीन पनाह दिल्ली में उसने बनवाया था। तो उसी दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मौत हुई। फिर बाद में जब हुमायूं के साथ शेर शाह का शासनकाल शुरू होता है तो शेर शाह ने भी दिल्ली में किला कोहना बनवाया था जो पुरानी दिल्ली में है, पुराने किले में। और सासाराम में उसका मकबरा विश्व प्रसिद्ध है, सासाराम में शेर शाह का मकबरा। मुग़लों का जो स्थापत्य अपनी एक विशालता प्राप्त करता है वो अकबर के समय से प्राप्त करता है। अकबर के समय जो इमारतें बननी शुरू हुई उन इमारतों ने मुग़लों के स्थापत्य को के एक दिखावा जिसको बताते हैं शो ऑफ जो करना शुरू किया, उसकी शुरुआत अकबर ने ही कर दी थी। और इसका जो पहली छाप मिलती है वो हुमायूं के मकबरे से मिलती है। अब ये जो हुमायूं का मकबरा है, भारत में दोहरी गुंबद, डबल डोम जो कल्चर था, दोहरी गुंबद में बनने वाला पहला मकबरा। क्योंकि ये क्या करते थे, बहुत बड़ी इमारतें बनवाते थे, तो बड़ी इमारतों में जो गुंबद बहुत बड़ी बनती थी, तो बहुत बड़ी गुंबद टेक्निकल रीजन से भाई बिना सहारे की गुंबद खड़ी नहीं हो सकती। तो इसलिए वो क्या करते थे, पहले एक आर्टिफिशियल गुंबद बनाते थे जो अंदर से छोटी होती थी। जब ये बन जाता था तो एक बेस मिल जाता था, फिर इसके ऊपर दूसरी गुंबद क्रिएट की जाती थी। तो ये जो दोहरी गुंबद का जो डबल डोम का कॉन्सेप्ट है वो इसी ने पहली बार इसी हुमायूं के मकबरे में दिल्ली बना था जो दिल्ली में। और हुमायूं मकबरा काफ़ी बड़ा भी है। अब काफ़ी बड़ा बनवाया गया था, अकबर के समय में बना था। हालांकि माना जाता है कि उसकी जो माँ थी उसी ने इस जो बेगम थी हुमायूं की, उसने बनवाया था। लेकिन पैसा तो अकबर का ही लगा था। उसकी जो गुंबद थी वो संगमरमर की है और बिल्कुल ताजमहल की तरीके से उसके अंदर भव्यता दी गई। बस अंतर ये है कि ताजमहल के चारों तरफ जो ताजमहल जिस चबूतरे पे बना हुआ है, तो उस चबूतरे के चारों तरफ ऐसी लंबी लंबी स्वतंत्र मीनारें बनी हुई हैं ताजमहल के चारों कोने पर, इस तरीके से बनी हुई। लेकिन जो इसका मकबरा है उसके चारों तरफ ऐसी मीनारें नहीं बनी। बाकी सारी चीज़ें लगभग उसी की तरीके से हैं, ताजमहल टाइप से। और दूसरी चीज़ की ताजमहल पूरी तरीके से संगमरमर में है और इसका केवल गुंबद संगमरमर का है। खैर, आपको बता रहे थे बड़ा काफ़ी है, तो बड़ा बनवाया गया तो इसका इस्तेमाल भी हुआ। इसका इस्तेमाल का मतलब था ये हुमायूं का मकबरा। लेकिन बाद के समय में कई सारे मुग़ल बादशाह इसमें दफन हुए। हुमायूं के बाद इसमें दारा शिकोह, जहांदार शाह, फारूक शेर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, आलमगीर सेकंड, इन सब बादशाहों को मरने के बाद इसी हुमायूं के मकबरे में दफन किया। पूरे 7 बादशाह थे जो हुमायूं के मकबरे में दफन थे। और इसकी जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम, उसको भी, यानी 7 बादशाहों के मकबरे। और भी कई सारे लोगों को दफन किया गया, जैसे इनकी फैमिली की जो कुछ महिलाएं थीं, जो हुमायूं की बहनें और इनकी बेटियां थीं, उन सबों को भी दफन किया गया। केवल बादशाहों की बात कर रहे हैं, 7 बाद के समय के मुग़ल बादशाह थे जो इसमें दफन हुए। तो
अब सोच के तो उसने बनवाया नहीं कि बाद के बादशाहों के लिए रहेगा, लेकिन इतना बड़ा था कि बाकियों को भी उसमें एडजस्ट कर दिया गया और वो उसी में खप गया। ठीक, तो हुमायूं का मकबरा। खैर, और इसकी एक और बड़ी बात आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लास्ट में जब बहादुर शाह जफर 1857 के समय लाल किला छोड़ के भागे थे तो इसी हुमायूं के ही मकबरे में छुपे हुए थे, तो यहीं से फिर गिरफ्तार करके उसको अंग्रेज पकड़ के ले गए थे हुमायूं के मकबरे से, इसलिए भी बड़ा महत्व है। खैर, अकबर के समय में और भी कई सारी इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें इलाहाबाद का किला था, लाहौर का किला था, और सबसे बड़ी चीज़ जो उसने बनवाई फतेहपुर सीकरी अपने व्यक्तिगत रहने के लिए, और वहीं को उसी फतेहपुर सीकरी को उसने अपनी राजधानी बनाया। और वहीं पर फतेहपुर सीकरी में ही गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने एक बुलंद दरवाज़ा बनाया जो अर्ध गुंबद, यानी गुंबद को बीचों बीच काट दिया जाए तो ऊपर से खड़े में पूरा अर्ध गुंबद शैली में बना हुआ हमारा दरवाज़ा था। सबसे बड़ी विश्व का दरवाज़ा माना जाता है बुलंद दरवाज़ा, तो इसे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने बनवाया था। इसके अलावा उसमें कई सारी महल हैं, जिसमें एक पंच महल है जिसमें 5 मंजिला एक खंभों पर खड़ी हुई इमारत है। ये बौद्धों की जो निर्माण की जो शैली है उसी से लिया गया कि जैसे जैसे मंजिल 5 है, केवल छतें हैं और खंभे हैं, दीवार नहीं है उसमें, खंभे, सीढ़ियाँ और उस पर छत डाल दी गई, फिर ऊपर खंभे, फिर उसके ऊपर छत, ऐसे 5 मंजिलें हैं। और जैसे जैसे ऊपर बढ़े तो छतें छोटी होती चली गई, उस खंभों की संख्या कम होती चली गई, तो उसी को पंचमहल कहा जाता है। तो ये जो पंचमहल है ये भी वहीं पर बनाया। बाकी मरियम उज जमानी है, जोधाबाई महल है, सबसे बड़ी इमारत थी फतेहपुर सीकरी की। तो ये सारी चीज़ें अकबर के समय बनवाई गई। जहांगीर का जो शासनकाल था, जहांगीर के शासनकाल के में भी कई सारी इमारतें बनी, ज़्यादातर उसकी इमारतें आगरा में रहीं, लेकिन जहांगीर का ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो पेंटिंग में था, चित्रकारी में था। शाहजहाँ का जो शासनकाल आया तब समझ लीजिए कि मुगल स्थापत्य अपने चरम पर पहुंचा। इसने जो बड़ी बड़ी चीज़ें बनवानी शुरू की, जो सबसे खास जो चीज़ें बनवाई कि दिल्ली में उसने नया एक शहर बसाया शाहजहानाबाद, जिसको बसाने में उसको 20 साल का समय लगा, और उसी में उसने बनवाया लाल किला। शाहजहानाबाद जो नगर है, शाहजहानाबाद जो उसने शहर बसाया, तो आज की जो पुरानी दिल्ली है वही शाहजहानाबाद कहा जाता है। और उसी की सुरक्षा के उसने लाल पत्थरों से, लाल बलुई पत्थरों से लाल किला बनवाया। उस लाल किले को माना जाता है कि उस समय 1 करोड़, उस ज़माने में 1 करोड़ की लागत लगी थी। तो उसका जो एंट्री गेट था, यानी जिधर से प्रवेश करते हैं उसको लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता है, तो उसी लाहौरी गेट से एंट्री करता था शाहजहाँ उसमें। और आज भी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री उसी लाहौरी गेट से एंट्री करते हैं और झंडा फहराया जाता है उसका। शाहजहाँ ने दिल्ली में ही जामा मस्जिद बनवाई। जामा मस्जिद भी इस काल की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बनी, जो स्थापत्य की चरम सीमा को दिखाता है। और जब उसने ताजमहल बनवाया अपने बेगम मुमताज़ महल की याद में, तो सारी चीज़ें बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच गई थी। ताजमहल ही माना जाता है कि सबसे भारत की सुंदर इमारत है, विश्व के 7 आश्चर्यों में इसका स्थान दिया गया। उस समय इस ताजमहल को बनवाने में 9 करोड़ रुपए लगे, पूरे 9 करोड़ रुपए खर्च हुए। हालांकि उस समय भारत में दक्कन में भयंकर वाला अकाल भी पड़ा था, तो उस अकाल को नेगलेक्ट करते हुए इसने बनवाया। और लाहौरी इसका मेन आर्किटेक्ट था, और मोहम्मद ईसा जो था वो जो ठेकेदार टाइप से था, जो मेन उसने काम किया था उसने उस ताजमहल को बनवाने में। ठीक, तो ये जो इमारतें इसने बनाई, ये समझ लिए कि मुगल स्थापत्य को अपने चरम तक ये पहुंचा देता है। फिर शाहजहाँ का जो बेटा था औरंगज़ेब, उसको स्थापत्य कला में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, फिर भी उसने अपने वाइफ का मकबरा बनवाया था, जिसको बीवी का मकबरा कहते हैं, औरंगाबाद में। उसको ताजमहल की बहुत ही ख़राब, बहुत ही फूहड़ नकल कहा जाता है, बहुत ही रद्दी सा उसने बनवाया था। और दिल्ली में लाल किले में उसने अपने पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए एक छोटी सी संगमरमर की, पूरी तरीके से संगमरमर की बनी हुई मोती मस्जिद इसने दिल्ली में ही बनवाई थी, लाल किले के अंदर। ठीक, चलिए, इसके बाद फिर औरंगजेब के बाद फिर मुगल स्थापत्य का पतन पूरी तरीके से देखा जा सकता है। मुगलों की एक और चीज़ बड़ी बेहतरीन दिखाई देती है, चित्रकारी, पेंटिंग। पेंटिंग का जो शौक़ था ये मुग़ल बादशाहों को शुरू से था। शुरू से का मतलब जब पहला जो मुग़ल बादशाह था बाबर, तो बाबर के समय से ही भारत में पेंटिंग की जो शुरुआत मानी जाती है वो बाबर ही माना जाता है। कि बाबर के ही समय एक बेहजाद था, बेहजाद जो था वो पूर्व का राफेल माना जाता था, वही बाबर के समय आता है और उसी ने चित्रकारी काम शुरू किया। हालांकि बाबर का काल बहुत स्थायी नहीं था। फिर इसी बेहजाद जो था, जिसको पूर्व का राफेल कहा जाता है, उसी का शिष्य था मीर सैयद अली और अब्दुल समद। तो जो मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे, दोनों फ़ारस से आए थे। उसको हुमायूं ने बुलवाया था फ़ारस से,
और ये दोनों जो थे हुमायूं के समय में भी रहे, बाद में फिर अकबर के समय में मीर सैयद अली और अब्दुल समद रहे। बाद में जब अकबर बादशाह बना तो अकबर के बादशाहियत के समय चित्रकला बिल्कुल निखर के सामने आ जाती है, और इसमें अब्दुल समद और मीर सैयद अली के साथ साथ एक और बड़ा चित्रकार का नाम उभरता है, दसवंत। हालांकि था वो कहार का बेटा था, लेकिन चित्रकारी बहुत शानदार करता था। ख़ास तौर पर जो दरबार का चित्र था, युद्ध का चित्र था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे बनाता था, बहुत शानदार चित्रकार था। हालांकि बाद के समय में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और पागल होकर उसने सुसाइड कर लिया था दसवंत ने। इसके अलावा बसावन था, लाल मुकुंद था। अकबर ने क्या किया था कि मीर सैयद अली के नेतृत्व में महाभारत का एक उसने पेंटिंग बनवाई थी, जिसको हजमनामा कहा जाता है या दास्तान अमीर हमजा कहा जाता है। तो उस महाभारत पर उसने पेंटिंग भी तैयार करवाई थी। ठीक, चलिए। और ख़ानदान तैमूरिया, तुतीनामा जैसे कि जिसमें मुग़लों के पूरे ख़ानदान का जो चित्र था वो भी अकबर ने बनवाया था। ठीक, इसके बाद जहांगीर का शासनकाल शुरू हुआ। तो जहांगीर के शासनकाल में मुग़ल चित्रकारी अपने चरम पर पहुंची। कहा जाता है कि जहांगीर का जो शासनकाल था मुग़ल चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल पेंटिंग। इसने आका रिजा, हेरात के एक बहुत बड़ा चित्रकार था, आका रिजा को बुलवाया था, और आका रिजा के नेतृत्व में एक आगरा में एक चित्रशाला, मतलब आप कह लीजिए कि एक इमारत बनवाई थी, जिसमें पूरी पेंटिंग वगैरह की जो एग्जीबिशन लगती है उस तरीके से व्यवस्था उसने करवाई थी। इसी के दरबार में उस्ताद मंसूर हुआ करता था, बहुत मशहूर जो था वो नेचुरल यानी प्रकृति की चित्रकारी करता था, पशु पक्षियों की बड़ी खूबसूरत चित्र बनाता था। इसीलिए उस्ताद मंसूर को इसने नादिरुल अस्र की उपाधि दी थी। इसके अलावा मनोहर था, अबुल हसन था, दौलत था। जो दौलत इसके समय का चित्रकार था, इस दौलत ने क्या किया था कि अपने सारे जितने चित्रकार उसके दोस्त थे उस समय के सारे चित्रकारों का पूरा ग्रुप, उस ग्रुप के साथ उसने ग्रुप पेंटिंग भी तैयार की, मतलब ग्रुप फोटो, वैसे उसने ग्रुप पेंटिंग भी तैयार की थी। और ख़ुद उसने दौलत ने अपनी भी पेंटिंग बनाई थी। ठीक, और जो अबुल हसन था, अबुल हसन को जहांगीर ने नादिरुल जमा की उपाधि दी थी। ठीक, चलिए। फिर बाद में जब शाहजहाँ का समय आया तो शाहजहाँ को केवल अपना चित्र बनवाने का ही शौक था। वो अपनी खुद की पेंटिंग बनवाना चाहता था, पोर्ट्रेट अपनी तस्वीर पे, मतलब के लिए उसको सेल्फी का शौक था, फ़ोटो खिंचवाता था। उसको बाकी चित्रकारी का उतना शौक नहीं था। उसका जो शौक था वो स्थापत्य में था, आर्किटेक्चर में ज़्यादा था। तो जहांगीर के बाद से फिर मुग़ल चित्रकारी डाउन होनी शुरू हो जाती है, और औरंगजेब ने सारे चित्रकारों को पैसा ही देना बंद कर दिया, दरबार से भगा ही दिया था। यानी उसके बाद से चित्रकारी बिल्कुल ठप पड़ गई। ठीक, चलिए। हालांकि जहांगीर तक जितना हुआ काफ़ी कुछ था। इसके अलावा मुग़लों के समय जो सबसे ज़्यादा काम हुआ वो फारसी साहित्य हुआ, पर्शियन लिटरेचर। साहित्य जो था जिसकी जो रुचि शुरू होती है वो औरंगजेब से ही शुरू होती है। औरंगजेब खुद में एक साहित्यकार था, और उसने बताया था कि जितना अच्छा योद्धा उससे कहीं अच्छा एक साहित्यकार था। उसने जो अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी, बहुत अच्छा विश्लेषण उसने किया। बाद में जब हुमायूं आया तो हुमायूं के समय में मिर्ज़ा हैदर दोगलत उसके समय एक बड़ा साहित्यकार होता था। तो उस मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने एक किताब लिखी थी तारीख़ रशीदी। तो उस समय के मुग़ल इतिहास के बारे में काफ़ी इससे चर्चा मिलती है। हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बानो बेगम, तो गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं के जीवन पर किताब लिखी, हुमायूं नामा। इसके अलावा जौहर आफ्ताब जी था हुमायूं के समय, जिसने तज़किरातुल वाक़ियात लिखा। तो तज़किरातुल वाक़ियात था ये जौहर आफ्ताब जी ने लिखा। फिर हालांकि हुमायूं का बहुत ही समय डिस्टर्ब से भरा था, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी उसकी, तो इसलिए ज़्यादा साहित्यकार उसके समय नहीं जुड़े। सबसे ज़्यादा जो साहित्य लिखा गया वो अकबर के समय लिखा गया। अकबर का जो अपना राज कवि था फैजी ने खुद कई सारी किताबें और कई सारी किताबों का अनुवाद, जो भारतीय पुस्तकें थी उसका ट्रांसलेशन उसने किया। इसने इसी के समय जो था अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। जो अकबरनामा था वो 3 जिल्दों में, 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। तो उसी का जो तीसरा जो जिल्द है, जो आखिरी पार्ट था, उसी को आईने अकबरी कहते हैं। आइन वो भाग को कहा जाता है, और वही जो आईने अकबरी था वो 5 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया। यानी अकबरनामा के 3 हिस्से और उसी का तीसरा हिस्सा जो था वो आईने अकबरी था। और इस आईने अकबरी में 5 हिस्से थे, जिसके 5वें हिस्से में अबुल फजल ने अपनी जीवनी भी लिख डाली, अपने बारे में उसने काफ़ी कुछ लिखा। इसी के समय अकबर के समय बदायूनी एक बहुत बड़ा लेखक था, जिसने मुंतखाबुल तवारीख लिखी।
इसी के समय निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी लिखी थी। तबकाते अकबरी अकबर के जीवन के ऊपर लिखी गई किताब थी। सबसे जो प्रमुख अकबर ने काम किया था वो उसने अपनी पुस्तकों को, जो प्राचीन भारतीय पुस्तकें थी, तो उसने अलग से एक अनुवाद का विभाग बनवाया था, एक ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट बनवाया था। और बहुत सारी जो संस्कृत की पुरानी किताबें थीं, इवन जो इसने बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी, उन सब का उसने फारसी अनुवाद कराया। अलग अलग इतिहास का अलग अलग लोगों ने अलग अलग इतिहास लिखा। जैसे बदायूनी था, बदायूनी ने रामायण का फारसी अनुवाद किया। टोडरमल थी, टोडरमल ने भागवत पुराण का फारसी अनुवाद किया। इब्राहिम सरहिंदी थे, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया। फिर फैजी था, फैजी ने लीलावती का अनुवाद किया। शाह मोहम्मद शाहबादी था, शाह मोहम्मद शाहबादी ने राजतरंगिणी, जो कश्मीर का इतिहास लिखा गया है राजतरंगिणी, उसका फारसी अनुवाद शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया। फिर अबुल फजल था, अबुल फजल ने पंचतंत्र का ट्रांसलेशन किया। तो इस प्रकार मुगलों की बहुत सारी प्राचीन भारत की जो बहुत सारी पुस्तकें थी उसका अनुवाद हुआ। जहांगीर के समय भी साहित्य पर काम हुआ, लेकिन जितना अकबर के समय हुआ था उतना नहीं हुआ। खुद जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की थी, तुजू के जहांगीरी। हालांकि पूरा वो नहीं किया, आलसी था, लिखने उठने का ज़्यादा शौक था नहीं, तो कुछ समय तक लिखा। फिर बाद में मोहद्दीन खां, मोहम्मद हादी ने मिलकर उसकी आत्मकथा को पूरा किया। फिर बाद में शाहजहां के समय जो पातशाहनामा लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी बहुत बड़ा इतिहासकार था, तो उसने शाहजहां का पूरा इतिहास लिख डाला था पातशाहनामा में। फिर इसके अलावा इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा। शाहजहांनामा में शाहजहां के बारे में लिखा गया। औरंगजेब के समय साहित्य में काफ़ी कमी मिलती है। हालांकि औरंगजेब के समय का जो एक इतिहासकार था खफी खां, खफी खां ने मुंतखब उल तवारीख, ये जो मुंतखब उल तवारीख था ये खफी खां ने लिखा, ठीक है। और ये औरंगजेब के समय लिखा गया। लेकिन खफी खां बहुत ही बैलेंस था। बाकी जितने भी किताबें लिखी गई मुगल बादशाहों की, वो सब एक तरीके से उनकी तारीफ थी, उनकी प्रशस्ति थी। औरंगजेब के काल का सही विश्लेषण, या एक तरीके से कह लेते हैं क्रिटिकली एनालिसिस किया इसने। क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब इसका आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया। ये बड़ी अनोखी बात रही इस किताब की, मुंतखब उल तवारीख की, जो खफी ने खाने की। और खफी खां ने औरंगजेब की कई सारी नीतियों की आलोचना भी की। ये उस समय का इकलौता इतिहासकार है जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर लिखता है, नहीं तो बाकी तो सब मुगल बादशाहों से डरते थे, ठीक। फिर ईश्वरदाद ने फतुहात आलमगीरी लिखी, वो भी आलमगीर के समय है। सब आलमगीर की तारीफ लिखते हैं औरंगजेब आलमगीर की, ठीक है। चलिए, तो ये उस समय के कुछ जो मुग़ल साम्राज्य के कुछ साहित्य और संस्कृति की कुछ चीज़ें थी। अब इस मुग़ल के बाद हम लोग अब आधुनिक भारत में प्रवेश करते हैं। अगले वीडियोज़ हम लोग के मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे, मॉडर्न इंडिया के होंगे। अब आधुनिक मध्यकाल हमारा समाप्त होता है और आधुनिक काल यहीं से शुरू होता है। तो अब आधुनिक काल यानी मॉडर्न इंडिया के वीडियोज़ के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।